हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे हो। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो भी देखा था वो पार्ट सेकंड देखा था। जो भी एमएससी नर्सिंग के जो भी पीवाईक्यूज थे उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लास्ट एंड फाइनल पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो पार्ट स्टार्ट करने से पहले, जो भी आज की क्लास है वो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और जो नर्सिंग गुरुकुल चैनल है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है? एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए बैच लॉन्च कर दिया। तो अगर आप जो भी स्टूडेंट अगर बैच में से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका भी सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छी कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करना, पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना, तो आज ही हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही बैच परचेज कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और जो हमारे ये देखो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो हमारे लास्ट ईयर में क्या किया है, टॉप किया है। ये तो सिर्फ एक टॉप रैंक में आने वाले स्टूडेंट्स ही है, बाकी और स्टूडेंट तो अलग है। अगर आप भी चाहते हो कि एक अच्छी कॉलेज से आपको एमएससी नर्सिंग करना और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना और उसके साथ ही क्या करना, हमारे टॉपर्स बनना, तो आज ही क्या करें, नर्सिंग गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ-साथ क्या करना है, प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? और जो भी हमारा आरंभ बैच है, किसके लिए? आरंभ बैच एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या है, वही सेम आरंभ बैच अलग से है, ठीक है? तो अब इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ये फीचर्स इसमें जो मिलेगा वो तो रहेगा रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास के साथ-साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग कर सको, ठीक है? कि कितना क्या आपने पढ़ा है और कैसे क्या क्वेश्चन्स आने वाले हैं, तो उस सब को पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी इसमें, जो भी बैच है। उसके साथ-साथ आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है? यूनिट वाइज़, टॉपिक वाइज़ और टेलीग्राम आपको सपोर्ट मिलेगा और प्रीवियस ईयर के जो जितने भी अदर स्टेट के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है? वो सब इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और ये इसमें जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। चाहे आप अगर ये बैच जॉइन करो या मत करो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आप अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द गोल्डन आवर इन ट्रॉमा रेफर्स टू द फर्स्ट। मतलब अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा है, ठीक है, इंजरी हो रखी है, तो उस टाइम पे गोल्डन हावर कौन सा कहलाएगा, ठीक है? फर्स्ट गोल्डन हावर कौन सा कहलाएगा, तो वो या तो क्या 30 मिनट रहेगा, 60 मिनट रहेगा, 2 आवर्स रहेगा या 6 आवर्स रहेगा। तो गोल्डन हावर किसके अंदर, ट्रॉमा के अंदर फर्स्टली किसको रेफर करेंगे, किस हावर को गोल्डन हावर के नाम से जानेंगे? तो क्या 30 मिनट को गोल्डन आवर्स के नाम से जानेंगे? या फर्स्ट 60 मिनट्स को गोल्डन आवर्स के नाम से जानेंगे? या 2 हॉवर्स को या 6 हॉवर को? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है गोल्डन हावर को, वो क्या जाएगा इसका, 60 मिनट क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है? अब बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच हार्मोन इज़ रिस्पांसिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग, मतलब ऐसा कौन-सा हार्मोन है जो किसके लिए, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो? किस टाइम पे जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, मतलब जब अगर मदर है वो क्या करवा रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, तो उस टाइम पे कौन-सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसमें क्या हो, लेट डाउन रिफ्लेक्स अवेलेबल हो, प्रेज़ेंट हो, ठीक है? तो वो क्या प्रोलैक्टिन है या ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है? तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसमें, ऑक्सीटोसिन जाएगा। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो किसका वर्क करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किसमें हेल्प करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। मिल्क इजेक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। अब जो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कैसे मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा और लेट डाउन रिफ्लेक्स कैसे काम करेगा? तो देखो, जैसे ही बेबी क्या करेगा, जो भी ब्रेस्ट है उसके निप्पल से क्या करेगा, सक करेगा। तो सकिंग से क्या जाएँगे, जो भी मैसेज है वो कहाँ तक जाएगा? ठीक है? ड्यूरिंग सक ड्यूरिंग सकिंग प्रोसेस।
ठीक है? जब बेबी क्या करेगा, सक करेगा, तो उस टाइम पे जो भी मैसेज है, वो कहाँ जाएँगे, ब्रेन के अंदर जाएँगे। ब्रेन में कहाँ जाएँगे, ट्रांसमिट हो गए पूरे क्या मैसेज, ठीक है? किस टाइम पे, जब बेबी क्या करेगा, सक करेगा। तो सकिंग करेगा, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करेगा? हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा ऑक्सीटोसिन को, ठीक है? ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ-साथ जो ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? किसका प्रोडक्शन करवाएगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाएगा? किसका प्रोडक्शन करवाएगा? मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो किसके द्वारा सीक्रेट हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या हुआ है? प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट हुआ है, और जो किसमें हेल्प करवाएगा? मिल्क प्रोडक्शन में। तो यहाँ कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करेगा। इसके आगे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? ऑक्सीटोसिन। किस टाइम पे? जब क्या रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। क्या? लेट डाउन रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और लेट डाउन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा, तो किसके लिए? यहाँ पे कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन, जो क्या करवाएगा? मिल्क का क्या करवाएगा? इजेक्शन करवाएगा। मिल्क इजेक्शन करवाएगा, तो बेबी को क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस क्या रहती है? लेट डाउन रिफ्लेक्स की। मतलब अगर बेबी माउथ के थ्रू निपल्स को क्या करेगा? सकिंग करेगा। सकिंग के द्वारा जो भी मैसेज होगा, वो कहाँ जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीटोसिन, ठीक है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है। मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है, उसके साथ-साथ क्या होगी? जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या सीक्रेट होगा? जो भी प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाया जाएगा? सीक्रेट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। प्रोलैक्टिन हार्मोन का वर्क क्या है? क्या करवाना? मिल्क का प्रोडक्शन करवाना। मिल्क का प्रोडक्शन होगा, उस टाइम पे कौन-सा रिफ्लेक्स काम करेगा? लेट डाउन रिफ्लेक्स काम करेगा। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में। जैसे ही ऑक्सीटोसिन प्रेजेंस में काम करेगा लेट डाउन रिफ्लेक्स, उस टाइम पे क्या होगा? मिल्क का क्या होगा? इजेक्शन होगा। मिल्क इजेक्शन होगा, तो बेबी को क्या मिलेगा? ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है यहाँ तक पूरी प्रोसेस? चलो, अपन चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जीसीएस स्कोर ऑफ 15 इंडिकेट्स, ठीक है? जो जीसीएस स्कोर होगा, वो किसको इंडिकेट करेगा? अगर जीसीएस स्कोर है, जो ग्लासगो कोमा स्केल का जो स्कोर है, वो कितना हो? 15 हो, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? क्या ये कोमा को करेगा, माइनर इंजरी को करेगा, फुली कॉन्शियस को करेगा, या ब्रेन डेथ को करेगा? अगर क्या है, ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर कितना है? 15 है, तो किसको इंडिकेट करेगा? तो जो इसका राइट आंसर जाएगा, तो वो राइट आंसर क्या जाएगा? फुली कॉन्शियसनेस को। तो फुली कॉन्शियसनेस को क्या करेगा यहाँ पे? जो भी स्कोर है ग्लासगो कोमा स्केल का, जो भी 15 स्कोर है, वो किसको इंडिकेट करेगा? फुली कॉन्शियस को इंडिकेट करेगा। चलो जी, अब यहाँ तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इज, मतलब जो सिफिलिस डिजीज कंडीशन है, ठीक है? तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्या वो पेनिसिलिन जी है, एजिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, या सिप्रोफ्लोक्सासिन है? तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी किसके लिए? सिफिलिस के लिए। तो सिफिलिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या मानी जाएगी यहाँ पे? पेनिसिलिन जी मानी जाएगी, ठीक है? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? पेनिसिलिन जी जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है? किसकी कमी के कारण होता है? क्या बोल रहा है कि वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? क्या ये विटामिन बी 1 थायमिन की कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वर्निक कोर्साकॉफ का सिंड्रोम का जो भी राइट आंसर जाएगा, किसकी कमी से होता है?
ये होता है विटामिन बी 1 यानी थायमिन की कमी से होता है, ठीक है? तो विटामिन जो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है मोस्टली कन्फ्यूज़न पाया जाता है, ठीक है? कन्फ्यूज़न पाया जाता है और क्या होती है इसमें विज़न प्रॉब्लम होती है, ठीक है? विज़न प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है और ये किन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है जो क्या करते हैं, अल्कोहल क्या करते हैं कंटिन्यू कंज़्यूम करते हैं। क्या करते हैं अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं। उन पेशेंट में कौन-सा सिंड्रोम पाया जाता है? वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम यहाँ पे पाया जाता है, जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डिजॉक्सिन शुड बी विथहेल्ड इफ द हार्ट रेट इज़ बिलो, ठीक है? हार्ट रेट क्या हो? बिलो हो। तो डिजॉक्सिन अगर हार्ट रेट किस रेंज में बिलो हो जाए मतलब हार्ट रेट कितनी कम हो जाए कि डिजॉक्सिन क्या कर दी जाए उसपे उस टाइम पे क्या कर दी जाए? होल्ड कर दी जाए। क्या वो 80 ब्रीथ पर मिनट पे, 70 ब्रीथ पर मिनट पे, 60 ब्रीथ पर मिनट पे या 100 ब्रीथ पर मिनट पे? तो 80 बीट पर मिनट, 70 बीट पर मिनट या 60 बीट पर मिनट या 100 बीट पर मिनट। तो डिजॉक्सिन कब अपन रोकेंगे? जब हार्ट रेट किससे नीचे बिलो चली जाए, नीचे चली जाए तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 60 बीट पर मिनट इसका क्या जाएगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। आई थिंक जितने क्वेश्चन बताएँ वो सबको समझ में आ गए होंगे। चलो जी। अब बात करते हैं इसमें द प्राइमरी साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट इज, ठीक है? जो प्राइमरी साइट है किसके लिए? इन्फेंट के अंदर, ठीक है? और कौन सी साइट? आईएम इंजेक्शन की जो प्राइमरी साइट है वो क्या है? ठीक है? क्या वो डेल्टोइड है या ग्लूटियस मसल है या वास्टस लेटरलिस है और वेंट्रोग्लूटियल है? तो प्राइमरी साइट क्या होगी किसकी? इन्फेंट की आईएम इंजेक्शन की। आईएम इंजेक्शन लगाने की जो प्राइमरी साइट होगी किसमें? इन्फेंट के अंदर वो क्या होगी? डेल्टोइड मसल, ग्लूटोइड मसल, ग्लूटियल मसल या वास्टस लेटरलिस मसल या वेंट्रोग्लूटियल मसल। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा इसमें? सी जाएगा, वास्टस लेटरलिस। तो प्राइमरी साइट क्या होगी आईएम इंजेक्शन की इन्फेंट के अंदर? वो होगी वास्टस लेटरलिस। है। तो वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चले, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? इसका आंसर क्या करना है आपको? यहाँ पे कमेंट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जल्दी-जल्दी सभी क्या करना है? इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट कीजिए। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज, ठीक है? जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर है वो कौन है? क्या वो लुईस पास्चर है, जोसेफ लिस्टर है, रॉबर्ट कोच है या एडवर्ड जेनर है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा? लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ लिस्टर। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? जोसेफ लिस्टर है। चलो जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नॉर्मल रेंज, किसकी नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर सीवीपी की? तो सीवीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? क्या वो 2 से 6 एमएमएचजी होती है, 5 से 10 एमएमएचजी होती है, 10 से 15 एमएमएचजी होती है या 15 से 20 एमएमएचजी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है नॉर्मल रेंज? वो होता है 2 से 6 एमएमएचजी होता है। चलो जी, अब नेक्स्ट बात करें अपन व्हिच नर्सिंग थ्योरी व्हिच नर्सिंग थ्योरी फोकसेस ऑन सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी? ऐसी कौन सी नर्सिंग थ्योरी है जो किस पे फोकस करे? सेल्फ केयर डेफिसिट पे क्या करे? यहाँ पे फोकस करे। क्या वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है? क्या डोरथा ओरम की है? डोरथा ओरम की है, ठीक है? या जेन वर्टसन की है या अमोजिन किंग की है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर जाएगा किसके अंदर? सेल्फ केयर डेफिसिट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डोरोथिया ओरम, ठीक है? जो डोरोथिया ओरम है वो क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा जो किसके द्वारा दिया गया? डोरोथा ओरम क्या दिया गया? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी गई है। किसके द्वारा? डोरोथिया ओरम के द्वारा। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लाइफ स्पान
ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी इज, ठीक है, जो लाइफ स्पान है किसका, रेड ब्लड सेल का, वो कितना है, क्या वो 80 डेज है, 100 डेज है, 120 डेज है, या 150 डेज है? तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? तो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना माना जाएगा? आरबीसी का लाइफ स्पान यहाँ पे 120 डेज रहने वाला है। अगर चाइल्ड की बात करें, ठीक है, अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर, अगर एडल्ट की बात करें तो कितना हो गया, 120 डेज। अगर चाइल्ड का लाइफ स्पान पूछे आरबीसी का, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 80 डेज यहाँ पे लाइफ स्पान रहने वाला है, किसका, चाइल्ड का। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। एंटीडोट, किसकी एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, ठीक है, जो एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस टाइम पे कौन सा एंटीडोट काम में लिया जाता है? क्या वो नेलोक्सोन है, एन एसिटाइल सिस्टीन है, फ्लूमाजेनिल है, या एट्रोपिन है? तो जो एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का जो एंटीडोट रहेगा वो क्या रहने वाला है, एन एसिटाइल सिस्टीन यहाँ पे रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो क्वेश्चन आए, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जाएगा एन एसिटाइल सिस्टीन यहाँ पे रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोसिस इज आल्सो नोन एज, क्या ये स्वेवेक, या हुंचवेक, या लेटरल कर्व, या एस कर्व? किस नाम से जाना जाता है हाइपोसिस? हाइपोसिस स्वेवेक के नाम से, हुंचवेक के नाम से, लेटरल कर्व के नाम से, या एस कर्व के नाम से? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है हाइपोसिस का वो जाएगा हुंचवेक। हुंचवेक के नाम से यहाँ पे हाइपोसिस को जाना जाता है। तो जो हाइपोसिस है, ठीक है, जो अपर क्या हो, थोरेसिक स्पाइन हो, उसकी शेप किस प्रकार से हो जाएगी? इसकी इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, मतलब ज्यादा क्या इसमें कर्व आ जाएगा, ठीक है, जो अपर स्पाइन रहेगी उसमें क्या आ जाएगा, ज्यादा कर्व आ जाएगा। तो पेशेंट बिल्कुल कैसे हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे झुक जाएगा। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उंच बैक के नाम से जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, ठीक है, जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है इसमें? क्या ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, या ए बी नेगेटिव है? तो जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होगा वो क्या माना जाएगा, या क्या है, वो है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर पूछ ले यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ओ नेगेटिव। और अगर पूछे यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप तो ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग डिजॉक्सिन थेरेपी? ऐसा कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या करते हैं, अगर डिजॉक्सिन थेरेपी कंटिन्यू है तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको क्या कर लेंगे, स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे? तो कौन सा है, क्या वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है? ठीक है, तो क्या है, वो क्या है, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, पोटेशियम। अगर डिजोक्सिन थेरेपी चलती है पेशेंट को तो उस टाइम पे क्या होता है कि हाइपोकेलेमिया में हाइपोकेलिया में केलीमिया में जाने के चांसेस क्या रहते हैं पेशेंट के, बहुत ज्यादा रह जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या क्या करते हैं अपन, जब भी डिजोक्सिन थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कंटिन्यूस क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे। तो अब बात करें द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रिप इज, तो फर्स्ट स्टेज क्या है ग्रिप की, वो है एंगर है, बार्गेनिंग है, डिनाइल है, या डिप्रेशन है? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रिप की, वो है डिनाइल, ठीक है। अगर स्टेज पूछे ग्रिप की तो वो कैसे याद कर सकते हैं अपन, वो याद कर सकते हैं डाबडा, ठीक है, डाबडा यानी डिनाइल, ठीक है, ए यानी एंगर, बी यानी बार्गेनिंग, ठीक है, डी यानी डिप्रेशन, और ए यानी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज होगी ग्रिप की वो क्या मानी जाएगी, डिनाइल मानी जाएगी। और स्टेज पूछे ग्रिप की तो
किससे याद कर सकते हो? डाबडा के नाम से, डाबडा से याद कर सकते हो। डी यानी डिनायल, ए यानी एंगर, बी यानी बार्गेनिंग, डी यानी डिप्रेशन और ए यानी दूसरे का मतलब एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो इसका राइट आंसर जाएगा, तो क्या जाने वाला है यहाँ पे? वो क्या जाएगा यहाँ पे? डिनायल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? डिनायल यहाँ पे रहने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करें अबगार स्कोर इज असेस्ड एट। अबगार स्कोर कब असेस करते हैं? क्या ये फर्स्ट एंड 5 मिनट पे असेस करते हैं, सेकंड 5 एंड 10 मिनट पे असेस करते हैं, 1 आवर पे असेस करते हैं या 24 आवर्स पे असेस करते हैं? तो अबगार स्कोर कब असेस करते हैं? जबकि मैंने ऑलरेडी अबगार स्कोर ऐप में क्या अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अबगार स्कोर कब करेंगे अपन? फर्स्ट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ, फर्स्ट मिनट पे एंड फर्स्ट मिनट 1 मिनट होने के बाद, उसके बाद 5 मिनट पे क्या करेंगे? अबगार स्कोर यहाँ पे असेस करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्या आ गया होगा? जितने भी क्वेश्चंस बताएँ समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर कंसंट्रेशन की बात करें, क्या किसकी कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन इज। तो नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन क्या होता है? क्या वो 0.45% होता है, 0.9% होता है, 3% होता है या 5% होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा नॉर्मल सलाइन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 0.9% होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। एन यूरिया इज डिफाइंड एज यूरिन आउटपुट लेस देन। ठीक है, यूरिन आउटपुट कितने से कम होने पे एन यूरिया की कंडीशन अपने को देखने की मिलेगी। एन यूरिया, एन यानी एब्सेंस, यूरिया यानी यूरिन। ठीक है, किसके एब्सेंस? यूरिन की एब्सेंस। तो जो यूरिन आउटपुट है वो कितने से कम देखने पे मिले कि अपन उसको एन यूरिया की कंडीशन में रखें? तो क्या वो 100 ml पर डे होगा, 400 ml पर डे होगा, 500 ml पर डे होगा या 1000 ml पर डे होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, वो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 100 ml पर डे। यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्ट कॉम टेस्ट डिटेक्ट्स, मतलब जो कॉम टेस्ट है, वो डायरेक्ट कॉम टेस्ट किसको डिटेक्ट करेगा? वो क्या करेगा? किसको करेगा? सीरम बिलिरुबिन को करेगा, एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी सरफेस को करेगा, ब्लड टाइप को करेगा या आरएस फैक्टर को करेगा? तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी सरफेस। किसको डिटेक्ट करने के लिए? जो भी आरबीसी सरफेस के ऊपर जो भी एंटीबॉडीज पाई जाती है, उनको क्या करने के लिए? डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे डायरेक्ट कोम्स टेस्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एस वन हार्ट साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, मतलब जो हार्ट साउंड का प्रोड्यूस होता है किसके क्लोजर मतलब बंद होने पे होता है? क्या ये aortic वाल्व के क्लोज होने पे होता है? क्या ये एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के यानी मिट्रल या ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पे होता है? पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने पे होता है या सेमी लूनार वाल्व के क्लोज होने पे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है इसमें? जो राइट आंसर जाएगा, तो वो कब क्लोज होता है, मतलब कब प्रोड्यूस होता है एस वन हार्ट साउंड? ये प्रोड्यूस होता है एवी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसमें मिट्रल वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके क्लोजर होने पे क्या होता है? एस वन हार्ट साउंड क्या होता है? यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? केस केस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग हीट सेंसिटिव आइटम्स। ठीक है, जो भी ऐसी हीट सेंसिटिव आइटम्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सी गैस यूज में ली जाती है? क्या वो ऑक्सीजन होती है, एथाइलिन ऑक्साइड होती है, CO2 होती है या नाइट्रोजन होती है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ठीक है, वो क्या जाएगा? मतलब जो हीट सेंसिटिव आइटम्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एथाइलिन ऑक्साइड गैस का क्या किया जाता है? यहाँ पे यूज किया जाता है। चलो जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लोचिया रुब्रा लास्ट फॉर, मतलब जो लोचिया रुब्रा होता है वो कितने टाइम के लिए रहता है? लास्ट कब तक रहता है? क्या ये 1 to 4 डेज के लिए रहता है, 5 to 9 डेज के लिए रहता है, 10 to 14 डेज के लिए रहता है या 1 मंथ के लिए रहता है? तो मैं बता दूं लोचिया रुब्रा क्या होता है।
लोचिया रूब्रा की बात करें अपन, लोचिया रूब्रा क्या है ये, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसके लायक उसके जैसा क्या है यहाँ पे ब्लड है, ठीक है? ब्लड है, ठीक है? कैसा होता है ये, वही थिक होता है। अब लोचिया रूब्रा क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी 1 टू 4 डेज़ तक, 1 टू 4 डेज़ तक क्या होता है यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वेजाइनल डिस्चार्ज। ये लोचे रूब्रा जो ब्लड होता है वो आफ्टर डिलीवरी 1 से 4 दिन तक वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जो किसके थ्रू किसके जैसा होता है? सेम एज जो भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो ब्लड होता है उसके सेम एज होता है। तो जो किसके लिए होता है? जो भी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है? लोचे रूब्रा होता है जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है? ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड के जैसा क्या है यहाँ पे थिक ब्लड है, ठीक है? और ये कब तक होता है? 1 टू 4 डेज़ के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? ऑलरेडी मैंने बता दिया कब तक होता है 1 टू 4 डेज़ के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1 टू 4 डेज़ यहाँ पे क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब जो SGD3 है, SDG3 स्टैंड फॉर, मतलब SDG3 का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जेंडर इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना, या गुड हेल्थ एंड वेलबींग प्रोवाइड करवाना, या ज़ीरो हंगर? तो SDG3 का राइट आंसर क्या जाने वाला है? वो जाने वाला है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है? तो क्या जाएगा इसमें? राइट आंसर जाएगा SDG3 स्टैंड फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो क्या करता है? कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? क्या भाई ये सेरेब्रम करता है, सेरेबेलम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, या जी पॉन्स करता है? तो क्या करेगा? इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज में होता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो क्या राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपोथैलेमस राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू पाइप कलर इन BMW इज फोर, ठीक है? जो ब्लू पाइप है, जो BMW के अंदर ब्लू पाइप कलर है वो किसके लिए होता है? BMW के अंदर क्या ये प्लास्टिक के लिए होता है, ग्लास वेयर्स के लिए होता है, शार्प के लिए होता है, तो एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए? लास्ट अपने जो लास्ट पार्ट देखा था, सेकंड पार्ट देखा था QIQs का, उसमें BMW का मैंने शॉर्ट क्या किया था, रिव्यू करवाया था। तो उसमें ब्लू किसके लिए बताया था? क्या ये प्लास्टिक के लिए बताया था या ग्लासवेयर के लिए, शार्प जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके लिए, या एनाटॉमिकल वेस्ट? तो इसका जो राइट आंसर क्या बताया था मैंने, राइट आंसर बताया मैंने, वो बताया ग्लासवेयर, ठीक है? जैसे एम्पूल हो गया, वायल हो गई, ये किसके अंदर जाएंगे? ट्यूब के अंदर जाएंगे। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें अपन, द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रही है तो उस टाइम पे एंटीडोट कौन सा काम में लेंगे? क्या वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, विटामिन के होगा, प्रोटामिन सल्फेट होगा, या नेलोक्सोन होगा? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाएगा? जो एंटीडोट होगा मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए, एंटीडोट जो भी काम में लिया जाता है वो क्या लिया जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या रहेगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, कुशमोल ब्रीथिंग इज सीन इज, इसमें कुशमोल ब्रीथिंग देखने को मिलता है। क्या ये अस्थमा में, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट में, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, या COPD वाले पेशेंट में? तो कुशामोल ब्रीथिंग होता क्या है? सबसे पहले तो कुशामोल ब्रीथिंग क्या होती है? इसमें क्या होती है? रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलती है। रैपिड ब्रीथिंग किसके द्वारा देखने को मिलेगी? क्या ये अस्थमा के द्वारा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के द्वारा, हार्ट फेलियर के द्वारा, या COPD के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? वो जाने वाला है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। राइट आंसर क्या रहेगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टारगेट ऑर्गन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डिजीज़ कंडीशन है, वो किस ऑर्गन को टारगेट करती है या किस ऑर्गन को अफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का टारगेटेड ऑर्गन क्या रहने वाला है इसमें? क्या लीवर रहने वाला है, ग्लोमेरुलस किडनी रहने वाला है, हार्ट रहने वाला है या लंग्स रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा इसमें? ग्लोमेरुलस किडनी। ठीक है, जो टारगेट ऑर्गन रहेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का वो क्या रहेगा? ग्लोमेरुलस किडनी यहाँ पे रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन रिसर्च। जो रिसर्च है उसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट, डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ठीक है, तो रिसर्च के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या वेरिएबल है, डेटम है, हाइपोथेसिस है या थ्योरी है? तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रिसर्च की, ठीक है, डाटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रिसर्च के अंदर वो क्या रहती है? डेटम रहती है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? डेटम राइट आंसर जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पायलट स्टडी इज ए। तो पायलट स्टडी क्या है? क्या ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है? क्या फिजिबिलिटी स्टडी है? डिस्क्रिप्टिव स्टडी है या केस स्टडी है? तो जो पायलट स्टडी होगी वो क्या होगी? पायलट स्टडी होगी, फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे देखने को मिलेगी जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, रैंडम सैम्पलिंग सैम्पलिंग एंड सोर्स। तो रैंडम सैम्पलिंग किसको इंश्योर करती है? क्या ये बायस को इंश्योर करती है या जो भी एवरी एलिमेंट है वो क्या हो? इक्वल इक्वल होने के चांसेस हो, ठीक है, फिक्स्ड रिजल्ट हो या स्मॉल सैंपल साइज हो? तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है, क्या रैंडम सैम्पलिंग क्या इंश्योर करती है? एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल पीएच की बात करें ब्लड के अंदर, तो नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड की? क्या ये 7.0 टू 7.2 होती है, 7.35 टू 7.45 होती है, या 7.5 टू 7.6 होती है, या 6.8 टू 7.0 होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नॉर्मल पीएच होगा ब्लड का वो क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलता है 7.35 टू 7.45, जो क्या है ब्लड का नॉर्मल पीएच माना जाता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड वाया। तो जो विटामिन डी होता है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? क्या ये आईआर रेज के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा, एक्सरे रेज के द्वारा या गामा रेज के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि विटामिन डी किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इसमें यूवी रेज के द्वारा। किसके द्वारा? जो रहेगा आंसर वो यूवी रेज के द्वारा इसमें राइट आंसर रहने वाला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात बोल रहा है कि एंजाइना पेक्टोरिस इज ड्यू टू। जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो किसके द्वारा होता है? क्या लंग इन्फेक्शन के द्वारा होगा, या मायोकार्डियल इस्चीमिया के द्वारा देखने को मिलेगा, या मसल स्ट्रेन के द्वारा या नर्व पेन के द्वारा? तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस का मीन होता है चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन किसके द्वारा होगा? लंग इन्फेक्शन के द्वारा? बिल्कुल नहीं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस्चीमिया? जी हाँ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मायोकार्डियल इस्चीमिया यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरकाइटिस है, ओरकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ। ठीक है, ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है? ठीक है, ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन है? क्या ये ओवेरी का इन्फ्लेमेशन है, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन है, किडनीज का इन्फ्लेमेशन है या लीवर का इन्फ्लेमेशन है? तो जो इसका राइट आंसर जाने वाला है वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे टेस्टिस। तो ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन रहने वाला है? ओरकाइटिस किसका इन्फ्लेमेशन होता है? तो और इन्फ्लेमेशन होगा किसका? टेस्टिस का। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जी जो मेंटॉक्स टेस्ट है रिगार्डिंग इज टेकन आफ्टर। जो रीडिंग है वो कब ली जाती है? जब मेंटॉक्स टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जो किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो इसकी रीडिंग कब ली जाती है? क्या ये 24 आवर्स के बाद ली जाती है, या 48 टू 72 आवर्स तक के बीच में की रेंज तक ली जाती है, 1 वीक में ली जाती है, इमीडिएट ली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंटोक्स टेस्ट है जो रीडिंग होगी वो कब ली जाएगी? 48 टू 72 आवर्स तक के बाद यहाँ पे ली जाएगी। फिर बात करें अपन की जो पोजीशन होती है रेक्टल एग्जामिनेशन की, ठीक है, पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन, क्या वो लिथोटोमी होती है,
सिम्स लेटरल पोज़ीशन होती है, फाउलर पोज़ीशन होती है, सुपाइन पोज़ीशन। अगर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे कौन-सी पोज़ीशन अपने को देनी है, ठीक है? तो क्या लिथोटॉमी होगी या सिम्स लेटरल पोज़ीशन, फाउलर पोज़ीशन या सुपाइन पोज़ीशन? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे सिम्स लेटरल पोज़ीशन यहाँ पे रहने वाला है। चलो लास्ट जो पीवाईक्यू सीरीज़ है जो तो 2025 का जो भी एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? उस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द नर्सिंग थ्योरी एनवायरमेंटल थ्योरी वाज़ गिवन बाय, ठीक है? जो भी एनवायरमेंटल थ्योरी थी, ठीक है? वो किसके द्वारा दी गई? ये डोरोथिया ओरम के द्वारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा या सिस्टर कैलिस्टा रॉय के द्वारा या मार्था रॉबर्ट्स के द्वारा? तो जो इसका राइट आंसर है एनवायरमेंटल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? वो दी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। आई थिंक जो भी तीनों पार्ट में जो भी क्वेश्चंस करवाए गए, आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? आगे भी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ आती रहेगी एमसीक्यू सीरीज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का सेशन कैसा लगा? कमेंट ज़रूर करना और अगर आपको हमारे बैच से जुड़ना है, जो आरंभ बैच है किसके लिए? आरंभ बैच है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए और वही दूसरा आरंभ बैच है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज ही हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए उस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए और कैसे कोर्स परचेज़ करना है उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए और आरंभ बैच से जुड़ के अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कीजिए एडमिशन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और थैंक यू।